नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी में आने वाले प्रश्नों जो संभावित है, जो पूरी तरह से हमें जो है एक प्रकार से उनकी संभावनाएं हैं कि यही क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए हम जो है एक एमसीक्यूज की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जीएस के क्वेश्चनों की बात करेंगे, साथ में हम जो है वन लाइन फैक्ट जो आ जाते हैं उनकी बात करेंगे, साथ में पीवाईक्यूज की हम बात करेंगे, साथ में एडिशनल फैक्ट की बात करेंगे जो उनसे संबंधित जो तथ्य होंगे। तो आगामी जो एग्जाम है हमारी तो उसमें हम लोग जो है इस प्रकार से जो इन पॉइंटों को ऐड करके हम लोग जो है उनकी अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें 20 में 20 लाने के लिए मेहनत करनी है, तो 20 में 20 जो है एसएससी में हमारे आने चाहिए। इसलिए हमारे जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए साथियों, मार्मागोआ पत्तन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है, क्या केरल में स्थित है, क्या कर्नाटक में स्थित है, क्या महाराष्ट्र में, क्या गोवा में स्थित है? आप पत्तन मतलब समझ सकते हैं बंदरगाह। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह होता है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जो बड़े बड़े जो कंटेनर जो होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जो दूसरे देश से चल करके अपने देश में आते हैं, तो या फिर जो है किसी दूसरे देश रवाना होते हैं, तो उनको एक जो है स्थान चाहिए होता है जहाजों को रुकने के लिए। वह स्थान क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि मार्मागोआ पत्तन जो है किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। अब ये गोवा में स्थित तो है, लेकिन इस पॉइंट को अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है गोवा की अगर हम बात करें, तो 1961 में इस बंदरगाह में जो है 1961 में इस बंदरगाह से जो है जापान को पूरी तरह से जो है लौह अयस्क का जो है निर्यात यहां से किया जाता था। किस अयस्क का? जापान को जो है लौह अयस्क का यहां से जो है निर्यात किया जाता था। लौह अयस्क की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लौह अयस्क को जो है इस जो है पत्तन से यहाँ पर जो है निर्यात किया जाता था। यहीं की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के जो है ये कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। अगर इसकी हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा मिल जाएगा आपको? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कौन सा मिल जाएगा? मुंबई बंदरगाह मिल जाएगा, जो महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही साथ जो है इसमें अगर सबसे छोटा बंदरगाह की अगर बात करें तो सबसे छोटा बंदरगाह जो आपको मिल जाएगा पोर्ट ब्लेयर मिल जाएगा। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर आपको जो है बंदरगाह मिल जाएगा साथियों। अब ये पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और इसका नाम बदल करके, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो है किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया है। अब हमने यहां पर देखा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे छोटा बंदरगाह, और इसी के साथ में हम यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा मिल जाएगा? तो आपको याद रखना है विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह आपको मिल जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है कहां पर जो है आपको याद रखना है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये पूरी तरह से जो है प्राकृतिक बंदरगाह, जिसे किसी तरीके से बनाया नहीं गया है, तो इस पॉइंट को आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहां पर आपको आंसर बताना होगा। इसका आंसर हमने गोवा देख लिया। बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है, क्या B1 की कमी से, या B2 की कमी से, B6 की, या फिर B12 की कमी से विटामिन जो है बेरी रोग होता है। तो यहां पर आपको आंसर बताना होगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? B1 आ जाएगा। और B1 से लेकर के B12 तक जो है हमने एक ट्रिक बनाई है, जिसके माध्यम से आप जो है इनसे संबंधित जो है तथ्यों को आप याद रख सकते हैं। जैसे B1 को क्या कहा जाता है, B2 को क्या कहा जाता है, B3 को क्या कहा जाता है, B6 को, या फिर B12 को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर जो है ट्रिक बनाई है, तो ट्रिक को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ याद रख सकते हैं थायराइनियो पेंटा पाई बाई साइनो, पेंटा पाई बाई साइनो। तो यहां पर जो है हम लोग जो है इस प्रकार से B1 से लेकर के B12 तक की जो है हम लोग जो है इसमें इनको याद रख सकते हैं कि कौन से विटामिन को क्या कहा जाता है। जैसे B1 को क्या कहा जाता है? तो थायमिन कहा जाता है। राइबोफ्लोविन की अगर बात करेंगे तो B2 को कहा जाता है। यहां पर नियोसिन की अगर बात करेंगे तो B3 को कहा जाता है। पेंटाथोनिक की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो है B5 को कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन की अगर बात करेंगे तो पायरिडॉक्सिन जो है B6 को कहा जाता है ना। यहां पर जो है
यहाँ पर जो है बाई की अगर बात करेंगे तो B7 को कहा जाता है। यहाँ पर जो है साइनोकोबाल्मिन की अगर बात करेंगे तो B12 को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इनको याद रख सकते हैं, थायराइनियो पेंटा पाई बाई साइनो। इस प्रकार की जो है ट्रिक के माध्यम से आप जो इन पॉइंटों को याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा। चलिए, किसी चुंबक का चुंबकत्व किससे दूर किया जा सकता है, तो यहां पर जो है आपको बताना होगा। जैसे यहां पर हम एक चुंबक बनाते हैं जिसके एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। क्या इसको हम जो है हथौड़े से पीट कर जो है इसका चुंबकत्व कम कर सकते हैं, या फिर पानी डाल करके इसका चुंबकत्व कम कर सकते हैं, या फिर ठंडा करके, या फिर लोहे के संपर्क में रख करके इसका जो है चुंबकत्व हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं क्या? तो यहां पर आपको बताना होगा इसमें सटीक आंसर क्या आ जाएगा, हथौड़े से पीट कर हम जो है इसका चुंबकत्व हम क्या कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। मतलब इसको जो मात्रा, चुंबकत्व की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए, यहां पर हमने क्या देखा, इसका आंसर हथौड़े से पीट कर हम लोग जो इसका चुंबकत्व क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। अब बात किसकी हो रही है, भारत के आदर्श वाक्य की। आदर्श वाक्य आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। अब इसे कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको यह भी पॉइंट होना चाहिए याद। और साथ ही साथ जो है भारत में उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, यहां पर देखिएगा, कंठोपनिषद से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद से, या छंदोग्य उपनिषद से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो आपको बताना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुंडकोपनिषद से आपको मिल जाएगा। और उपनिषदों की संख्या की अगर बात की जाए, उपनिषद वर्तमान में, याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 108 उपनिषद आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है ना, तो यहां याद रखना है, क्या शनि ग्रह को, शुक्र ग्रह को, अरुण ग्रह को, या फिर बृहस्पति ग्रह को। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों। और क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है अपनी जो कक्षा में एक प्रकार से 82 डिग्री जो है झुका हुआ है। याद रहेगा साथियों, कितने डिग्री, 82 डिग्री जो है झुका हुआ है। यहीं पर अगर हम बात करें तो बृहस्पति जो है सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में हम लोग इसको जान सकते हैं। साथ में सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करें तो 8 ग्रहों में से हमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा मिल जाएगा, बुध ग्रह हमें मिल जाएगा। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। यहीं अगर ग्रह की अगर बात करें तो ग्रह आपको कितने मिल जाएंगे वर्तमान में, कुल मिलाकर के कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। और 8 ग्रहों में भी अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर बड़ा ग्रह देखा, छोटा ग्रह देख लिया। अब इसी के साथ में पहले जो घटनाएं हुआ करती थी, यहां पर आपको याद रखना है, IAU के द्वारा जो है 2006 के पहले, है ना, 2006 के पहले की अगर बात की जाए तो 2006 के पहले कुल मिलाकर के 9 ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे। लेकिन बाद में 2006 में IAU के द्वारा जो है इसमें प्लूटो ग्रह को जो है पूरी तरह से ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी मिल जाएगी आपको, 8 ग्रह आपको मिल जाएगी। कब से है 8 ग्रह, 2006 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या मिल गया, लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। क्या भोजन का अवकरण नहीं हो पाएगा, क्या भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, क्या भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, क्या भोजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको सटीक आंसर बताना है कि क्या होगा। तो यहां पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो यहां पर आपको बताना होगा कोलिकर महोदय के द्वारा किया गया है इसकी खोज। ठीक है, कोलिकर महोदय को याद रखिएगा, कोलिकर महोदय, खोज किसने की, कोलिकर महोदय ने की। यहां पर जो है इसका नामकरण किसने किया, नामकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, तो यहां पर आपको बताना है किसने रखा, बेंडा नाम के एक व्यक्ति ने रखा है। जो बेंडा नाम का जो व्यक्ति था, इसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। किसका नाम दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहां पर जो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। तो यह आंसर आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं,
प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? ठीक है, इनमें से अगर पूछा जाए चारों में से, आप चारों ऑप्शन में से अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, तो यहां आपको बताना है क्या यूरी गगरिन है, क्या एलन शेफर्ड है, या फिर रॉबर्ट पियरी है, या फिर नील आर्मस्ट्रांग है। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो आप लोग जानते ही है, कहां पर गए थे ये? चंद्रमा पर गए थे। कहां पर गए थे? चंद्रमा पर गए थे। याद रहेगा साथियों, किस मिशन के माध्यम से? अपोलो 11 के माध्यम से इन्हें जो है चंद्रमा पर भेजा गया था। किस देश के सहयोग से भेजा गया था? तो यूएसए के द्वारा इन्हें भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग के साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम अक्सर पूछा जाता है, बज एल्ड्रिन थे। बज एल्ड्रिन को आपको याद रखना होगा, बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन जो है दूसरे व्यक्ति थे, मतलब जो साथ में जाने वाले, नील आर्मस्ट्रांग के साथ में जाने वाले। ये जो मिशन कब भेजा गया था? तो 1969 में इन्हें भेजा गया था। याद रहेगा साथियों, चंद्रमा पर भेजा गया था अपोलो 11 मिशन के माध्यम से। बज एल्ड्रिन जो दूसरे व्यक्ति थे 1969 में भेजा गया यूएसए के द्वारा। यहीं की अगर बात की जाए तो यहां आपको याद रखना है, जैसे हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा पर जो है याद रखिएगा भारत ने कौन कौन सा मिशन चलाया। तो यहां पर आपको याद रखना है, पहला मिशन की अगर बात करेंगे तो 2008 में चंद्रमा पर भारत पहली बार गया। दूसरी बार की अगर बात करेंगे तो 2019 में जा रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। तीसरी बार की अगर बात करेंगे तो 2023 में गया। अब जो है भारत जो है धीरे धीरे करके जो है अनेक ग्रहों में जो जाने की कोशिश कर रहा है, अनेक ग्रहों में। तो यहां पर हमें याद रखना होगा जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है इनमें से? तो यहां आपको बताना होगा यूरी गगरिन। और ये यूरी गगरिन जो है किस देश की नागरिक के रूप में गई थी? तो यहां पर याद रखना होगा रूस की नागरिक के रूप में यहां पर जो है ये गई थी। और यहां पर याद रखिएगा कब गई थी? तो 1961 में गई थी। और ये किस मिशन के माध्यम से गई थी? तो वोस्तोक 1 मिशन के माध्यम से इन्हें भेजा गया था। किस माध्यम से? वोस्तोक 1 मिशन के माध्यम से इसे भेजा गया था। तो इन जो है एडिशनल फैक्ट को जो है आपको याद रखना है, और साथ ही साथ जो है इसको नोट डाउन करते भी चलिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हम लोग जो है इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनकी हम जो है उम्मीद भी नहीं कर सकते, है ना, कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इन पॉइंटों को आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो यहां आपको बताना है कि क्या चावल खाद्य फसल है, क्या अलसी है, क्या गन्ना है, या फिर चना है। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत की खाद्य फसल कौन सी है। तो यहां आप बता सकते हैं, क्या अलसी खाद्य फसल है, क्या गन्ना खाद्य फसल है, क्या चना खाद्य फसल है, या फिर चावल। तो यहां आपको बताना होगा कि भारत की जो खाद्य फसल है चावल आपको मिल जाएगी। चावल, अगर यहां पर गेहूं भी रहता तो आप जो है गेहूं भी बोल सकते हैं कि खाद्य फसल कौन सी है, गेहूं भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हमने क्या लगाया? चावल। यहां पर देखिएगा शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। हम बात किसकी कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी की हम बात कर रहे हैं। मराठा साम्राज्य से संबंधित है। तो शिवाजी जो है किससे ज्यादा प्रभावित थे? क्या मीराबाई से, क्या हजरत महल से, क्या जीजाबाई से, क्या चांद बीवी से? तो यहां आपको बताना है, इनमें सटीक आंसर आपको बताना है कि जो शिवाजी जो प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से प्रभावित थे। और ये इनका जो है इनसे रिश्ता क्या था? तो यहां पर जो आपको याद रखना है माताजी का रिश्ता था। मतलब यहां पर जो है जीजाबाई कौन थी? उनकी माता थी। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? बात किसकी हो रही है? भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह की। जैसे हमने यहां पर जो है शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन देखा था, मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपको यहां पर मार्मा गोवा भी आपको नजर आ जाएगा किस राज्य में है। यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं कि पूर्व में कौन सा बंदरगाह जो है पूर्व तट का नहीं है। अब क्या चेन्नई बंदरगाह जो है पूर्व तट का है क्या? तो यहां आपको जो है भारत को इस प्रकार से एक पूर्वी भाग के रूप में बांटना है, और यहां पर जो है इसको पश्चिमी भाग के रूप में बांटना है। तो यहां पर आपको बताना है कि भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? क्या चेन्नई है, क्या कांडला है, क्या पारादीप है, क्या तूतीकोरिन है? तो आपको बताना है, जैसे देखिएगा चेन्नई बंदरगाह की हम बात करेंगे तो चेन्नई बंदरगाह जो है कहां मिल जाएगा? आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। कांडला बंदरगाह जो आपको जो है गुजरात वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, यही वाले क्षेत्र में आपको जो है कांडला बंदरगाह मिल जाएगा, है ना। पारादीप की अगर बात करेंगे तो पारादीप यही वाला जो क्षेत्र है, पारादीप उड़ीसा में स्थित है, यही वाला। ठीक है, अगला जो देखते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह जो आपको कहां मिल जाएगा? इसी तमिलनाडु में मिल जाएगा। और आपको याद रखना होगा कि 3 बंदरगाह वाला राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है, जिसमें एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, 3 बंदरगाह आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से है? तो कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। जैसे यहां पर हमने देखा मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है
है ना। नावा सेवा बंदरगाह जो है ये भी कहाँ मिल जाएगा आपको, महाराष्ट्र में है। मार्मा गोवा यहाँ पर जो है छोटा सा राज्य है, कौन सा, गोवा राज्य है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। न्यू मंगलोर जो है कहां पर है, ये कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर ये तीनों कहां पर है, तमिलनाडु में है। यहीं पर अगर बात करें विशाखापट्टनम बंदरगाह की तो ये कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां तक क्लियर हुआ। यहां पर हम बात कर रहे हैं पारादीप। पारादीप जो है किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप उड़ीसा बंदरगाह में है। यहीं पर कोलकाता बंदरगाह जो है, जहां पर इसकी स्थिति मिल जाएगी वहीं पर जो है ये बंदरगाह आपको मिल जाएगा। कोलकाता बंदरगाह है तो कोलकाता में आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने पूर्वी तट के बंदरगाह देखा और पश्चिमी तट के बंदरगाह देखा। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको बताना होगा कि पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है। इस नहीं है वाले पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इस क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा बंदरगाह मिल जाएगा, कांडला बंदरगाह मिल जाएगा। आपको बड़े बंदरगाह की हमने बात किया तो बड़े बंदरगाह कितने हैं, 13 बड़े बंदरगाह है। इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा, 13 बड़े बंदरगाह है। छोटे बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो लगभग 217 बड़े बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, हमने ये भी देखा, मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। यही वाला जो विशाखापट्टनम जो है आपको याद रखना है। कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा। चलो अगला यहां पर देखते हैं। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पूर्व का प्रवेश द्वार, जैसे यहां पर हमने पृथ्वी बनाया तो पृथ्वी में पूर्व भाग पश्चिम भाग आपको तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। पूर्व भाग कौन सा है, पश्चिम भाग कौन सा है, उत्तर भाग और दक्षिण भाग। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा है कि किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्या सिंगापुर को, अदन की खाड़ी को, कुआलालंपुर को या फिर जकार्ता को। तो यहां पर इसका सटीक आंसर आपको मिल जाएगा जकार्ता को। इसका एक और पॉइंट यहां पर देख लेते हैं कि बात किसकी हो रही है, विश्व स्तर पर पूछा है तो यहां पर आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आपको इसका आंसर लगाना है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, क्या भारत का प्रवेश द्वार होता है क्या, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यहीं अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत, पूर्वोत्तर भारत का, किस भारत का पूछ रहा है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा किसे कहा जाता है, असम को कहा जाता है। इस असम राज्य को और मुंबई राज्य को आप असम राज्य को और मुंबई क्षेत्र राजधानी क्षेत्र को आपको याद रखना है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो असम को कहा जाता है। और यहाँ पर जो है पूर्व का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है, तो जकार्ता को कहा जाता है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। चलिए, तो यहां पर हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया था। बात किसकी हो रही है, आर्यभट्ट की बात हो रही है। तो आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आर्यभट्ट जो है किस प्रकार से संबंधित है, खगोल शास्त्री है। भारत के क्या है, खगोल शास्त्री है। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला यहां पर देखते हैं, कब छोड़ा गया था। तो यहां पर 1965 में, 1947 में या 1975 में या फिर 1985 में। आपको पता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो यहां आपको बताना होगा कि 15 अगस्त 1969 में। आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, कब हुई थी, 15 अगस्त, है ना, अगस्त 15। यहां पर आपको डेट भी याद रखना है, 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो की स्थापना हो जाती है। यहां पर इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्यभट्ट उपग्रह की। तो ये किस देश के सहयोग से छोड़ा गया और कब छोड़ा गया, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1975 में आ जाएगा। और ये किस देश के सहयोग से छोड़ा गया, तो यहां पर याद रखिएगा रूस के सहयोग से इसे छोड़ा गया। और रॉकेट कौन सा था, तो रॉकेट कौन सा था आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस्मॉस। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कॉस्मॉस 3M। इस रॉकेट के माध्यम से जो है आर्यभट्ट उपग्रह को भेजा गया। कब भेजा गया, 1975 में। ये कहां भेजा गया, तो अंतरिक्ष में भेजा गया, जो पूरी तरह से जो है निगरानी करने का कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य करता है। तो ये इस प्रकार से हमने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा, 1975 में छोड़ा। किस देश के सहयोग से छोड़ा, तो रूस के कॉस्मॉस रॉकेट के माध्यम से इसे छोड़ा है। अगला देखते हैं यहां पर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। क्योंकि जो है दामोदर नदी जो है बंगाल में जब आती है
तो दामोदर नदी में जो है इस प्रकार से आती है कि अपने भयावह रूप में आती है, और जो आसपास वाले जो क्षेत्र होता है उसकी जो मिट्टी का कटाव करते हुए आती है, और वही मिट्टी का कटाव करके अपने ही मार्ग में अवरोधक के रूप में रख देती है, जिसकी वजह से दामोदर नदी को जो है अपना मार्ग बदलना पड़ता है, या फिर जो है अपने मार्ग में जब ये अवरोधक के रूप में रख लेती है तो जो पीछे से आने वाला जो पानी होता है वो कोई मतलब जो ये जैसे इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है, तो इन वाले क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है उन वाले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें याद रखना दामोदर नदी पर जो बनी एक नदी घाटी परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, जिसकी शुरुआत कब से हुई? 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हो जाती है, जो यूएसए की नकल के आधार पर इसे बनाया गया था। वो जो यूएसए की कौन सी घाटी परियोजना थी? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना की नकल के आधार पर 1948 में भारत की जो है पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। कब? 1948 में। यहां पर हमने देखा दामोदर नदी घाटी परियोजना देखा, यहां पर जो है किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है, जो देश की पहली नदी घाटी परियोजना बनी। अब इसमें पूछा है कि बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है, साथ में इसमें अधिकतम जो है मृदा अपरदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या फिर जो है इसे बारहमासी नदी नहीं है। यह जो है क्या है? बारहमासी नदी नहीं है। तो यहां आपको इसका सटीक आंसर बताना है। इसका सटीक आंसर जो आपको मिल जाएगा, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? आपको ये दर्रे भी आपको पता होने चाहिए कि दर्रे क्या होते हैं, है ना। तो इन दर्रों की अगर बात करें तो जैसे दो क्षेत्र है, उनके बीच में अगर रास्ता नहीं है तो इन दर्रों के माध्यम से ही जो है उनमें आयात निर्यात किया जाता है, आवागमन भी किया जाता है। चलिए यहां पर पूछा है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो क्या आपको बताना है कि जोजिला दर्रा है, क्या बुर्जिला दर्रा है, या फिर बनिहाल दर्रा, या फिर पीर पंजाल दर्रा। तो आपको बताना है जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कौन सा दर्रा बनाता है, तो बनिहाल दर्रा है। और ये बनिहाल दर्रा जो है समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 9291 फीट जो है ऊंचाई पर ये बना हुआ है। चलिए साथियों यहां पर याद रहेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर ये जो है ये एसएससी में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर आपको बताना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या सिराज गोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, या BR अंबेडकर थे? तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहां पर जो है जब पहली बार जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए कब अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को जो है ध्वज को अपनाया गया था। याद रहेगा साथियों। चलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो है इसमें झंडा समिति के अध्यक्ष पद पर तैनात थे। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर भारत में न्यायपालिका है, क्या भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है? क्या भारत में संसद के अधीन है न्यायपालिका, या फिर राष्ट्रपति के अधीन है, या फिर प्रधानमंत्री के अधीन है? आपको बताना है कि क्या न्यायपालिका भारत में किस प्रकार से है, आपको बताना है। तो यहां पर आपको बताना होगा कि भारत में जो न्यायपालिका है किस प्रकार से है? स्वतंत्र है। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। और न्यायपालिका के अंग की अगर बात करेंगे तो जैसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ में यहां पर हाई कोर्ट है, और साथ ही यहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो न्यायपालिका के अंग आपको जो है इस प्रकार से मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जो है सदस्यों की संख्या या फिर जो न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 33 + 1 आपको जो है यहां पर मिल जाएगा, जिसमें 33 क्या है? न्यायाधीश है, और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की अगर संख्या की अगर बात करेंगे 50वें नंबर की, ठीक है, 50वें नंबर पर जो आ जाएंगे आपको याद रखना है। 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है। अभी 51वें की भी घोषणा की गई है। संजीव खन्ना जी जो है वर्तमान में जो है 51वें जो बन जाएंगे भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए तो यहां पर आपको याद रखना है स्वतंत्र है भारत में न्यायपालिका। चलिए यहां पर आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? क्या 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, 9 सितंबर को,
24 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को? फटाफट इसका आंसर आपको बताना होगा, सोचना होगा दिमाग में कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो पृथ्वी दिवस की बात हो रही है, तो पृथ्वी जो है पूरी तरह से उनके लिए जो संरक्षण करने के लिए कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो है कई सारे कन्वेंशन आयोजित करवा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे हम लोग जो है मामले को लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है उन सब दिवसों को एक प्रकार से जो है हमें याद रखना होगा, क्योंकि दिवसों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसमें पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये कब से मनाया जाता है? तो 1970 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके लिए प्रतिवर्ष जो दिवस मनाया जाता है उसके लिए एक विशेष थीम भी आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर आपको ये इस पॉइंट को याद रखना है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को, और कब से? 1970 से इसे मनाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला देखते हैं। साकेत किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे रचनाओं से संबंधित जो है क्वेश्चन आता ही है। रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साकेत किसकी रचना है? आपको बताना है क्या सुमित्रा नंदन पंत की है, क्या मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, या सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो यहाँ पर आपको बताना है कि साकेत किसकी रचना है। पहले ऑप्शन को देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की हम बात करते हैं तो इनकी रचना आपको पता ही होगी, चिदंबरा। और ये चिदंबरा के लिए जो है हिंदी भाषा में इनको जो है ये रचना लिखी थी, और हिंदी भाषा में लिखने की वजह से ये जो चिदंबरा है, ये जो रचना है जो है विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध हुई, और इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग जैसे जानते ही होंगे कि साहित्य क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये से हिंदी भाषा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में पहली बार जो है 1968 में दिया गया। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहली बार जो है हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 1968 में। किसे दिया गया? तो हमारे जो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। यहीं पर अगर हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त जो है आपको जो है ये इनकी रचना कौन सी है आपको बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? यही साकेत उनकी रचना है। यहीं अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की रचना की अगर बात करेंगे, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कामायनी है, आंसू है, लहर है और झरना है। तो ये इस प्रकार से जो आपको जो है विभिन्न रचनाओं को आपको याद रखनी होगी। जैसे यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको इनको बताना है कि इनकी रचना कौन सी है। जैसे झांसी की रानी इनकी जो है मुख्य रचना है, झांसी की रानी आपको इनकी रचना याद रखनी है। तो यहाँ पर जो है साकेत किसकी रचना मिल गई आपको? मैथिली शरण गुप्त की आपको ये रचना याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? हम बात देखो यहां पर ये इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां पर आपको बताना है क्या सीवी रमन है, क्या एच.जे. भाभा है, क्या मैडम क्यूरी है, क्या मदर टेरेसा है? आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है। तो प्रारंभिक अगर इसकी स्थिति अगर देखें तो 1901 से इस नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हो जाती है? तो यहां आपको याद रखना है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हो जाती है सन 1900 से हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखवाई थी, तब उसमें कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देने की बात की गई थी। वे 5 क्षेत्र आपको बताना है कौन कौन से। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, एक शांति का क्षेत्र मिल जाएगा। शांति का क्षेत्र आपको मिलने के साथ ही यहाँ पर जो है पहला क्षेत्र हो गया। दूसरे क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर जो है साहित्य का क्षेत्र मिल जाएगा। साहित्य के क्षेत्र के बाद में यहाँ पर एक और क्षेत्र मिल जाएगा, रसायन का क्षेत्र। चौथा क्षेत्र जो मिल जाएगा भौतिकी का क्षेत्र। भौतिकी के बाद में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5वां जो क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र। आपको याद रखना है ये जो चिकित्सा का क्षेत्र जो है, यहाँ पर आपको इन पांचों जो है इंसान को पांचों जो क्षेत्र है इनको याद रखना है। इनमें 5 क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। लेकिन बाद में
छठवां क्षेत्र भी इसमें जोड़ा गया, वह कौन सा क्षेत्र था? अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र जो था, इसे कब जोड़ा गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें याद रखिएगा 1968 में इस नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया? तो 1968 में जोड़ा गया। और पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया। तो इसी प्रकार से जो नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। हाल ही में 2024 में जो है इसकी भी घोषणा हो चुकी है। और साथ ही में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अभी तक जो है वर्तमान तक नोबेल पुरस्कार जो है भारतीयों को कितने भारतीयों को दिया गया? तो इस पॉइंट को याद रखना है, 10 भारतीयों को दिया गया है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको यहां पर जो है ये इस पॉइंट को याद रखना आवश्यक है। अब पहली बार किसको दिया गया? तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां पर हम बात करें शांति के क्षेत्र की, अगर नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो शांति का जो क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ओस्लो से दिया जाता है। बाकी सबको जो है स्टॉकहोम से दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। प्रतिवर्ष जो है इसे 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि जो है अल्फ्रेड नोबेल की जो है उस दिन जो होती है पुण्यतिथि होती है। ठीक है, तो इसी दिन जो है 10 दिसंबर को प्रति वर्ष जो है ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है, सीवी रमन को प्रदान किया गया है क्या? हाँ, तो आपको बताना होगा 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो यहाँ पर जो 1930 में भौतिकी का नोबेल दिया गया। एच.जे. भाभा को दिया गया है क्या? क्या मैडम क्यूरी को दिया गया है क्या? हाँ, इनमें 1903 में एक बार दिया गया और साथ में 1911 में भी इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। एक जो था फिजिक्स का नोबेल था और दूसरा वाला जो था 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल था। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला के रूप में मैडम क्यूरी को भी आप याद रख सकते हैं। मदर टेरेसा की अगर बात करेंगे तो 1979 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 1979 में नोबेल पुरस्कार जो है और 80 में इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, भारत रत्न भी इन्हें प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एच.जे. भाभा। ये होमी जहांगीर भाभा जो है परमाणु वैज्ञानिक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वायरोलॉजी का संबंध किससे है ना? कीट विज्ञान से है क्या? कवक विज्ञान से है क्या? जीवाश्म विज्ञान से क्या फिर विषाणु विज्ञान से है? यहाँ याद रहेगा साथियों। चलो इसका यहाँ पर आंसर आपको बताना होगा कि वायरोलॉजी का संबंध किससे है। तो यहां पर आपको इसका सटीक आंसर बताना है, विषाणु से संबंधित है। और विषाणु से संबंधित यहां पर जो है एक पॉइंट याद रखे, विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने की। इस पॉइंट से यहां से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा कि विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सोन बांध परियोजना के अंतर्गत किस प्रदेश में भूमि सिंचित की जाती है? क्या उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या बिहार में, क्या राजस्थान में? तो आपको बताना होगा कि सोन नदी का उद्गम कहां पर होता है। तो कहां से होता है? तो सोन नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। याद रहेगा साथियों, अमरकंटक से होता है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो सहायक नदी कौन सी नदी की है? तो यहां आपको बताना होगा सहायक नदी जो है किसमें जाकर के समाहित हो जाती है? तो गंगा नदी की सहायक नदी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तो ये जो है सोन बांध परियोजना के अंतर्गत किस प्रदेश में भूमि सिंचित की जाती है? तो यहां इसका सटीक आंसर बताना होगा उत्तर प्रदेश में। ये जब मध्य प्रदेश से निकल करके जाती है उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश से निकल जाती है सीधे गंगा नदी में। तो इस प्रकार से ये जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचित करते हुए निकलती है। तो आपको इसका आंसर बताना है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायपुरिया समिति का संबंध किससे है? यहां ये जो गायपुरिया समिति का जो संबंध है ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इन समितियों से भी आपको जो है क्वेश्चन याद होने चाहिए। कर सुधार से संबंधित है क्या? प्रत्यक्ष कर से, या बैंकिंग सेवा सुधार से, या फिर केंद्र राज्य के संबंध से? तो यहां आपको आंसर बताना होगा गायपुरिया समिति का संबंध किससे है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आ जाएगा? बैंकिंग सेवा सुधार से। और ये जो गायपुरिया समिति का जो है प्रारंभ कब हुई? तो यहां आपको बताना होगा 1990 में इस गायपुरिया समिति का निर्माण किया गया था। किसके लिए बनाया गया था? बैंकिंग सेवा सुधार के लिए जो है इस गायपुरिया समिति को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? देखिएगा ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं।
तो इनके बारे में आपको जो है बिना देखे बिना आंसर जो है सोचे समझे आप जो है यहाँ पर एनीमिया लगा सकते हैं, क्योंकि बात किसकी हो रही है, शरीर में लौह तत्व की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर के रूप में आपको याद रखना है एनीमिया जो है आपको ये रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो का कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो फिजिक्स के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आता ही है ना, कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन जो है पीछा नहीं छोड़ता है। क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? देखिएगा इन दोनों ऑप्शन में ऐसा सिमिलरिटी लग रही है कि मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को, यंत्र से बने हुई ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला वाला आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कौन सी विधि असत्य है? देखिएगा हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे जो नागरिकता का प्रावधान किस भाग में दिया गया है, तो भाग 1 में दिया गया है। अभी भाग 1 में तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है किस प्रकार से दिया गया है, तो हमें याद रखना होगा क्या वंशाधिकार द्वारा, वंश के द्वारा, मतलब जो है पुराने पूर्वजों जो लोग जो है हमारे भारत में ही रहा करते थे, तो उनके आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है क्या? हाँ मिल सकती है। पंजीकरण के आधार पर हम पंजीकरण कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमें नागरिकता मिल सकती है क्या? हाँ। किसी भूमि या प्रदेश को संघ में सम्मिलित कर लेने पर हमें जो है नागरिकता मिल सकती है क्या? हाँ। मतलब जो है एक प्रकार से जैसे कोई जो क्षेत्र है जिसे हम जो है अधिग्रहण कर ले, तो ये क्षेत्र जो है वहां के लोगों को हम क्या कर सकते हैं कि भारत की नागरिकता हम लोग दे सकते हैं। चलो भारत में लगातार 5 वर्ष तक निवास करने पर, ये ऑप्शन जो हो जाएगा एक प्रकार से गलत हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर जो है ये इन पॉइंटों को हटा करके यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भारत में लगातार 5 वर्ष तक जो है निवास करने पर जो है नागरिकता का प्रावधान जो है एक प्रकार से क्या है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इनमें से पूछा है कि क्या 45 वर्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए हम बात किसकी कर रहे हैं, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी कंप्लीट हो जाए। तो हमको अधिकतम उम्र कितनी याद रखनी है, 65 वर्ष याद रखनी है। क्या यहाँ पर जो है 45 वर्ष है, 55 वर्ष है, या फिर 50 वर्ष या फिर 55 वर्ष, या फिर इनमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है इनमें से कोई नहीं जो है, आपको आंसर याद रखना है। अफरीदी किस देश में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि प्रमुख खिलाड़ी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को जानते होंगे, तो उसी के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर आंसर याद रखना है। तो इसमें सटीक आंसर आपको बताना है कि अफरीदी किस देश में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान वाले कुछ क्षेत्र में जो है अफरीदी नाम की जो है जनजाति मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है आपको ये अफरीदी जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाकिस्तान। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली है, बात किसकी हो रही है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कथकली, ओडिसी है ना, ओडिसी या फिर कथक या फिर भरतनाट्यम। तो इन पॉइंटों को आपको बताना है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली कौन सी है, भरतनाट्यम है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, सादिर नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सादिर नाम से किस शास्त्रीय नृत्य को जाना जाता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबको याद रहता ही है, कार्ल मार्क्स को या डेविल रिकार्डो को या फिर कौटिल्य को या फिर एडम स्मिथ को। तो यहां पर याद रखना अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, जिसे अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहां पर याद रखना है मगध पर शासन करने वाला पहला शासकीय वंश कौन सा था। तो यहां पर आपको बताना है क्या हर्यक वंश है, क्या शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर मौर्य वंश। आपको बताना है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपको याद रखना है हर्यक वंश। हर्यक वंश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बिंबिसार नाम का एक व्यक्ति जो है, बिंबिसार नामक एक शासक ने यहाँ पर जो है शासन किया था। किसने शासन किया था, बिंबिसार नामक एक शासक ने यहाँ पर शासन किया था, जिसने कब से कब तक किया था, तो 543 ईसा पूर्व से लेकर के 491 ईसा पूर्व तक जो है इसने यहाँ पर जो है शासन किया था। याद रहेगा साथियों, ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर देखिएगा,
भारत में लीड बैंक योजना कब से प्रारंभ की गई? लीड बैंक की बात हो रही है, तो यहां पर आपको बताना है कि क्या 1969 में या फिर 1955 में या 1975 या फिर 1965 में। तो यहां पर आपको बताना है कि लीड बैंक जो है किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा लीड बैंक, भारत में लीड बैंक योजना किससे संबंधित है। तो जैसे यहां पर आपको समझ में आ ही रहा है, बैंक से है, बैंक से संबंधित है। और साथ में इसमें याद रखना है कि ये जो किस समिति की अनुशंसा पर बनाई गई थी लीड बैंक योजना, तो ये यहां पर आपको याद रख सकते हैं गाडगिल समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है लीड बैंक योजना को प्रारंभ किया गया था। और कब से प्रारंभ किया गया? तो 1969 से इसे प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 1969 में। लीड बैंक योजना कब बनी? तो 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरो क्या है? अब यहां पर जो है यूरो एक जो है मुद्रा भी हो सकती है, दवा भी हो सकती है, साबुन भी हो सकती है, या फिर कंपनी भी हो सकती है। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या है। यूरो एक जो है यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है उनमें से कुछ देशों की जो है एक प्रकार से क्या है? मुद्रा है। याद रहेगा साथियों, यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, तो यहां पर जो है यूरो क्या है? तो एक मुद्रा है। तो इसमें बिना सोचे आप जो है यहां बता सकते हैं कि यूरो क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। अब ये ईयू की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। तो यूरोपियन यूनियन कब बना? 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन यूनियन बन जाता है। इसमें सदस्य देश की संख्या की अगर बात करेंगे तो सदस्य देश कितने हैं? 27 देश जो है इसमें सदस्य देश के रूप में बने हुए हैं। चलिए, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को समझा और इसी प्रकार से हम जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन की श्रृंखला को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस एपिसोड में हमारा जो है क्वेश्चन तैयार हुआ था, है ना? किस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को समझा है, किस प्रकार से एडिशनल फैक्ट को हमने समझा है, इसके बारे में आप लोग जो थोड़ा सा अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जामों के लिए यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि हम बात किस पर कर रहे हैं? संभावित प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो है आने के इनके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से हमारी जो श्रृंखला कंप्लीट होती है। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए हमारा नमस्कार।